टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे छापा था फोटोशॉप क्वीन नौहरा शेख। इसने इस्लाम को एज अ टूल बनाया। हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्ड फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल लिमिटेड, हीरा न्यूज़ मीडिया। तो महमूद खान से ओपनिंग करा है, उसमें फराह खान है, अरबाज खान है, बॉबी देओल है, सुनील शेट्टी है, खली है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा, फिर लास्ट के अंदर है ना, अचानक से सब लोग के ऑडियो चालू हो गए। सब लोग चिल्लाए, आपा मेरा पैसा, आपा मेरा पैसा, आपा मेरा पैसा, तो बंद कर दिया। यानी ये कहीं किसी किस्म की साजिश की बू आती है आपको इसमें? है ना सर, बाल पूरे गोल्डन है, पियानो बजा रही है। अच्छा, वो उसके अंदर नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप सब आज एक बार फिर मुखातिब हैं 5E मीडिया में। हम आपको 5E मीडिया में हर बार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा पेश करते हैं आपके सामने जो जनता से संबंधित होता है, इस देश की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस बार 5E मीडिया में आपके लिए हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसके बारे में जान सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएं। दरअसल ये एक छोटा मोटा कोई क्राइम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है जिसने कि संगठित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध किया और तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बहुत ही गरीब लोगों से, बहुत ही मजलूमों से, या कहना चाहिए कि मध्यम वर्गीय परिवारों तक से लूट लिए हैं। और अब अपना ही पैसा वापस पाने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई चल रही है, अदालत में चल रही है, लेकिन किसी को अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। और ये है गोल्ड स्कैम। जी, सोने के नाम पर ठगी हुई है और कम से कम नहीं करके भी हमारे पास जो आंकड़ा है 10 लाख से ज़्यादा या शायद 25 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ में इस तरह की ठगी हुई है। और ये जो 50,000 करोड़ की रकम मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी है। ये रकम अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो तो ये रकम और भी बड़ी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं आज के, नौमान कुरैशी साहब हैं, और ये जो हैं इस केस में विशल ब्लोअर भी हैं और इनके या इनके जैसे और भी बहुत सारे तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले में फंसे हुए भी हैं, ये भी ठगी के शिकार हुए हैं। ये हमें बताएंगे कि ये जो घोटाला है, ये घोटाला आखिरकार हुआ कैसे था, किसने किया था, क्यों किया था और आज स्थितियां क्या चल रही हैं। तो नौमान, आपका स्वागत है 5E मीडिया में। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो सोने का घोटाला है या गोल्ड स्कैम है, ये क्या है, किसने किया, कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, ये जो लेडी है नौहरा शेख, इसने इस्लाम को एज अ टूल बनाया। उसके अंदर बहुत सारे उलमा लोग को इन्वॉल्व किया। बड़े बड़े जो मौलाना हैं, जैसे कि मौलाना तौसीफुर रहमान पाकिस्तान के, अभी सऊदी में है, जलालुद्दीन कासमी मालेगांव के, अरशद बशीर मदनी, मौलाना जर्जीस और सनाउल्ला मदनी, जो एक बार हमारे पीस टीवी चैनल में, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के फर्म में काम कर चुका हूँ पीस टीवी चैनल में, वहाँ पर भी थे वो सनाउल्ला मदनी एज अ लेक्चरर, और लेक्चर्स देते थे और स्पीच देते थे। उनका जो है लेक्चर्स ब्रॉडकास्ट भी होता था पीस टीवी चैनल पे। के बाद जब पीस टीवी छोड़ने के बाद वो इधर, अच्छा, शुरू से नौहरा शेख का जो टारगेट रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी रहा है, और उसने ये चीज़ देखी कि मुसलमान जो है वो मौलाना लोग पे आँख बंद करके अकीदा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तो उसका एक्चुअल में ये नौहरा शेख ये बहुत ही ऐसी फैमिली से आती है। इसके जो डैडी थे नाना साहेब,
उनका एक भाजी तरकारी का बिजनेस था, वेंडर थे ये, वेजिटेबल वेंडर्स। ये भी वही बिजनेस में थी। बाद में ये दुबई में एज अ नैनी। बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये नौहरा शेख का परिवार कहाँ से था, मुंबई से या कहीं और से? ये है तिरुपति, कड़पा के लोग हैं ये लोग। फिर बाद में ये लोग थोड़ा पैसा आने के बाद में हैदराबाद में आ गए ये लोग, सभी लोग। तिरुपति में लैंड कब्ज़ा करके, तिरुपति ट्रस्ट का लैंड कब्ज़ा करके वहाँ पर दावा तौहीद सेंटर, मदरसा निस्वान बनाया गया। ठीक है, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वो ज़मीन पे कब्जा किया था? ये आपको मिल जाएगा। वो वहाँ की ट्रस्ट की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा करके मदरसा तामीर किया है उन्होंने। उस पर कोई केस वगैरह हुआ है? केस है शायद। अच्छा। मुझे उसमें डीप में गया नहीं हूँ, लेकिन मदरसा आज भी कायम है, मदरसा निस्वान। वहाँ से इन्होंने अपनी जो है स्टार्ट की थी। उसके बाद में जब ये दुबई के अंदर एज अ नैनी, जो दाई होती है, बच्चा संभालते ना वहाँ, अरबी लोग के वहाँ बहुत सारे नौकर्स होते हैं, बच्चा संभालने वाले भी होते हैं। तो वहाँ जब ये गई बच्चा संभालने में, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा कि अरबी लोग बहुत मुतासिर होते हैं जो दीन का काम करते हैं, जो इस्लाम फैलाते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया लेकर ये मोहतरमा इधर आई और इन्होंने मदरसा चालू किया। कहाँ पर? तिरुपति में। अच्छा, वही बता रहा हूँ ना, तिरुपति जो तिरुपति वाला है मदरसा, वही है। ठीक है, आगे? लैंड भी कब्जा करके वो बनाया गया। अब जब इसने जा कर के प्रचार किया वो चीज़ का कि तिरुपति में मैंने मदरसा खोली हूँ और वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं मदरसे में, तो वो लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, अब डोनेशन भी इसको अच्छा खासा मिलने लगा बाहर से, सऊदी से, दुबई से, जहाँ जहाँ जाते थी ये। अच्छा, इसमें ऐसा है सर कि आपको डोनेशन अगर लेना है बाहर से, अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, तो एक है ना तौसिया करके आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो जमीयत आपको देती है। जमीयत अहले हदीस से इसने तौसिया मांगा सर्टिफिकेट के, डोनेशन मुझे चाहिए था बाहर से, तो उन्होंने मना कर दिया। और उसी वक्त इसने ये पॉन्जी स्कीम चालू कर दी थी। कौन सी पॉन्जी स्कीम? यही पैसा लेना और फिर वही पैसे से थोड़ा बहुत दे देना। वो हीरा क्या गोल्ड। क्या नाम से उसने शुरू की थी? हीरा गोल्ड। हाँ, हीरा गोल्ड। हीरा गोल्ड स्कीम करके। हीरा गोल्ड स्कीम। और उसका फॉर्मेट क्या था, वो किस तरीके से ऑपरेट करती थी इसमें? उसका सर पहले तो कुछ फॉर्मेट नहीं था 2008 के अंदर, उसको कुछ मालूम नहीं था। मतलब ये इस तरीके का था जैसे चालू काम बोलते ना, बैठ के मतलब हम आपको देंगे एक विश्वास के ऊपर। तो 2008 में ये थोड़ा बहुत पैसा इसको मिलने लगा। फिर उसी रकम में से, जैसे कि 1 लाख रुपए आए तो उसमें से 3,000 रुपये महीना, मतलब आपके पास 1 लाख है और उसमें आप 3,000 दे रहे हो। अब 2-3 महीना आपने 3,000 दिए, वो बंदा जाके दूसरे को बोलेगा, या वो खुद ही 3-4-6 महीने बाद फिर और रकम लगा देगा, तो आपको वही रकम में से देना है। उसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम। तो पहले 2008 के अंदर इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट देना चालू किया। उस टाइम पे इनको मालूम नहीं था। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है आपको पता ही है कि आप फिर कंपनी में होल्डर हो गए, पार्टनर हो गए। तो कुछ लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसकी मुखालिफत की कि हमको बैलेंस शीट देखना है। अब बैलेंस शीट तो देखेगा ना जब पार्टनर बन गया, उसके अंदर स्टेक होल्डर बन गया, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट देती थी। ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कंपनी बाकायदा सेबी में और तमाम जगहों के ऊपर रजिस्टर्ड हुई थी? सेबी में तो आज तक के रजिस्टर्ड नहीं हुई है, आरबीआई में भी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। सिर्फ आरओसी कंपनी के अंदर इसने अपना बना ली थी। और आरओसी कंपनी के अंदर भी 2016 का आप एनुअल जनरल ये देखेंगे उसका, तो 4.5 करोड़ का स्टेक बता रहा है और उसमें बिजनेस बता रहा है 100 से 500 करोड़ का। अच्छा। और इसका जो मैप था, बिजनेस मैप, वो ऐसा इसने स्ट्रक्चर बनाया था कि हम घाना से डस्ट फॉर्म में गोल्ड लेते हैं और उसको दुबई के अंदर रिफॉर्म करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफॉर्म करके फिर गोल्ड बार्स बना के फिर दुबई में, इंडिया में इस तरीके से बेचते हैं।
छोटी और उससे छोटी। जो प्रॉफिट मिलता है वो हम आपको देंगे, ऐसा? जी, अच्छा, बाद में अच्छा। 2012 में इन्होंने ये बोलना चालू किया, जब जब शेयर सर्टिफिकेट दिए और जब बैलेंस शीट मांगने लग गए लोग, तो 2012 के अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, आप शेयर होल्डर नहीं है, आप मेरे इन्वेस्टर है, मैं बेनिफिट देती हूँ। मतलब मैं ट्रेडिंग करती हूँ गोल्ड के अंदर और आपको इतना हिस्सा प्रॉफिट के तौर पे देती हूँ। तो उससे और लोगों को यकीन हो गया कि भाई ये तो तिजारत है। और एक वर्ड है हीरा बिजनेस ग्रुप करके, हलाल तिजारत करके इन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया अपने आप को। मदरसे में आके बाकायदा इज्तिमे होते थे मदरसे के अंदर। मौलाना जलालुद्दीन कासमी ये और महराज रब्बानी। अच्छा, महराज रब्बानी जो है ना, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। ठीक है, उन्होंने कहा था ख्वाजा के मायने ये होते हैं, बहुत बवाल हुआ था, उन पे केस भी हुआ था। उस टाइम पे नौहरा शेख ने इनकी बेल में बहुत हेल्प की थी। अच्छा। तो वहाँ से इनका बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। बाद में फिर है ना ये इनके बीच में समधी हो गए लोग। मौलाना महराज रब्बानी जो आज सऊदी में बैठे हैं, वो और नौहरा शेख ये लोग समधी हैं। इन्होंने सपोर्ट किया, मौलाना तौसीफुर रहमान ने सपोर्ट किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मौलाना जो थे, ये लोग किस तरीके से उनको सपोर्ट करते थे? क्या उनके फेवर में फतवे जारी करते थे? क्या करते थे वो? तकरीरें करते थे? इनके वीडियोस हैं, बयान देते थे ये बाकायदा। अच्छा। कि हीरा गोल्ड जो है तिजारत कंपनी है, आपा जो है बहुत अच्छी ये कर रही हैं, लोगों का भला कर रही हैं। मतलब पेड मौलाना। एक ये लोग ना इस्लाम में एक मौलाना सू करके होते हैं और एक मौलाना रब्बानी होते हैं। मौलाना रब्बानी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, यानी कि वो लोग लोगों को बचाएंगे, अच्छी राह दिखाएंगे कि भाई ये नशा नहीं करना चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, किसको मारना नहीं चाहिए, है ना, गलत काम नहीं करना चाहिए। मौलाना सू जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो इसने नौहरा शेख ने उनको पैसे दे दे के अपनी कंपनी का प्रमोशन कराई। 2008 से लेके 2012 तक के ये लोग ने कंपनी को खूब प्रमोट किए। अच्छा, वो क्या चीज़ है कि जो इस्लाम में कहा जाता है कि आप के लिए ब्याज हराम है, तो क्या उस सेंटिमेंट का इस्तेमाल भी नौहरा शेख ने किया था? वही सर, आईबीजी, मतलब वही ना इस्लामिक बैंक ग्रुप ऐसा करके आईबीजी। वो तो उन्होंने कंपनी बनाई जी। लेकिन ये जो एक सेंटिमेंट है जो कि कॉमन हमारा जो इस्लाम को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, उनके मन में ये भावना तो बनी है शुरू से, पैदाइश से ही उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप अगर ब्याज लेंगे तो वो ब्याज जो है इस्लाम के मुतालिक हराम है जी। तो क्या इस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया कि मैं तो जो आपके लिए काम कर रही हूँ वो सारा का सारा काम जो है वो तिजारत का है, हम सोना लाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, बेचते हैं, उससे जो कमाई होती है मैं उसका पार्ट आपको दे रही हूँ, तो ये ब्याज नहीं है। क्या इस तरह की कोई बातें भी हुई हैं? इनका स्लोगन ही यही था, हीरा ग्रुप टूवर्ड्स इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। अच्छा। स्लोगन नीचे जो टाइटल होता है वो टाइटल ही यही था, टूवर्ड्स द इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड। अच्छा। और ऐसा मॉडल बनाया गया था कि मैं सोने में तिजारत करती हूँ। फिर उसके बाद जब देखी ना इन्होंने कि अब हमको जो है पैसा एक ही कंपनी के अंदर लाना तो मुश्किल हो गया है, तो फिर ऐसा, मतलब तो बहुत कंपनी है, 25-30 कंपनी है। कुछ कंपनियों के नाम बताएं आपको मालूम हो तो। हाँ, मैं बताऊं आपको। हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्ड फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, हीरा टेक्सटाइल लिमिटेड, हीरा न्यूज़ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड। ये हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड वही है जिस पे ज़्यादा लिया गया है, और हीरा फूडेक्स यही है। हीरा हॉल मार्किंग सेंटर, हीरा आइस प्राइवेट लिमिटेड, हीरा डेवलपर्स, हीरा बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हीरा रिटेल, डीजीसी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हीरा हॉल मार्किंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, हीरा आइस ड्रॉप, हीरा बिल्डिंग मटेरियल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
हीरा हज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हीरा फिन कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हीरा बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हीरा गोल्डन सिटीज़। तो इस तरीके की इतनी सारी शेल कंपनी, बहरहाल 3 कंपनी जो है उसके नाम पे इन्होंने रसीदें बना बना के दी, हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड, हीरा फूडेक्स और हीरा टेक्सटाइल। हीरा फूडेक्स का ऐसा था सर कि इन्होंने हैदराबाद के अंदर उस टाइम पे डेप्यूटी सीएम महमूद खान थे, मेरे पास फोटोज़ है जी। महमूद खान से ओपनिंग कराई। उसमें फराह खान है, अरबाज खान है, बॉबी देओल है, सुनील शेट्टी है, खली है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। बहुत ही मतलब उसको ज़ोर शोर में प्रमोशन बड़े ग्रैंड स्केल में किया। मशीनरी दिखाई गई प्रमोशंस में कि यहाँ मशीनरी किस बात की? अब वो आटा पीसते थे। अच्छा। आटा चावल वो फूड वाली कंपनी में। फूड हालांकि फूड खाली उनका जाता था दुबई वगैरह लुलू मॉल्स में, और हार्डली मतलब वो कंपनी मतलब सक्सेसफुल। बहरहाल दिखाना है ना लोगों को कि हम तिजारत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको गुनहगार नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं है। उनको तो पैसे दिए बुलाया गए। लेकिन मौलाना सर, मौलाना दीन में है, इस्लाम में, कि आप है ना किसी को भी बिना तहकीद के कोई बात आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आपको कोई बात पता चली है तो आपको उसकी रिसर्च करना है, ये बात सही है कि नहीं, और फिर आपको आगे फॉरवर्ड करना है। ये लोग स्टेज में, मदरसे में, मस्जिद में और इज्तिमा में और छोटे छोटे जो मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनको भी डोनेशन दिया गया है 10-10 लाख रुपए, ठीक है। और अखबारों में उस टाइम पे एड्स चलाए गए थे। सिर्फ एक मैं समझता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया वाला खिलाफ था इनके, और सुचिता दलाल जो थी उन्होंने इनके बारे में आर्टिकल भी छापा था, लेकिन है ना किसी ने इनकी बात सुनी नहीं। एक अहमदुल्ला कुरैशी थे मौलाना, उन्होंने इनकी मुखालिफत करी थी वीडियो बना के कि ये हीरा गोल्ड सही कंपनी नहीं है और आप इसमें, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दी थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था वो तौसिया के बारे में। तौसिया सर सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है डोनेशन लाने के लिए, फॉरेन फंडिंग के लिए। हाँ, तो हैदराबाद में जमीतुल अहले हदीस, वहाँ पर इन्होंने मस्जिद पे अटैक करवा दिए थे। ऐसा आप कैसे दावा कर सकते हैं? हाँ, एफआईआर हुई है ना। अच्छा, हाँ, उनके नाम से है? हाँ, नाम से हुई है। और ये बुरखा पहन के 30-35 लेडीज़ को लेके गई वहाँ पर, और खूब वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। और आप रिसर्च कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। बात कीजिए, मैं बात करा दूंगा, मौलाना के नंबर्स दे दूंगा। तो वहाँ पर तोड़फोड़ कराई इस औरत ने। पर वो बुरखे में थी, तो ये कैसे? सब औरतें बुरखे में थी। हाँ, तो कैसे एस्टेब्लिश हुआ कि यही लोग हैं जो जिन्होंने हमला किया है? तो वो जो वहाँ के जमीयत के जो लोग थे ना, उन्होंने आइडेंटिफाई करे बाकायदा। उन्होंने एफआईआर के अंदर जो सूमो गाड़ी जितनी आई थी उसके नंबर्स दिए थे बाकायदा। ये खैर बात है ना दबा दी गई, और उसके बाद 2008 से लेके 2012 तक के ये चला मामला। 2012 के अंदर सर अससुद्दीन ओवैसी ने इनके ऊपर एफआईआर करा दी, इनकी पूरी फैमिली के ऊपर। जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी बहन है मुबारक जान, खमर जान, मुनीरा, इस्माइल शेख इनका भाई है, अब्दुल रहमान इनका भाई है, इनका लड़का अबू बकर है ना। तो ये लोग सब के ऊपर एफआईआर हो गई, और बाकायदा सीसीएस के अंदर जो डिपॉजिटर्स एक्ट होता है वो भी कलम लगी है 3 और 5 की। तो इन्होंने पहले ये नकाब पहनती थी, नकाब पहनती थी, तो बोले मेरे पे एफआईआर हो गई है, और है ना अससुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और हमारे यहाँ पे सब आके चेक किए, ईडी आई थी, ये आई थी, वो आई थी, सब चेक किए, और बोले उनको कुछ नहीं मिला। ऐसा करके उनका वीडियो, अभी वो एक चैनल बनाए थे उन्होंने, हीरा करके चैनल, वो उन्होंने अभी उड़ा दिए, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अससुद्दीन ओवैसी ने 2012 के बाद कोई एक्शन लिया नहीं सर। मैंने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर इन्होंने एफआईआर करवा दी थी। एफआईआर नहीं, डेफेमेशन का केस किया 100 करोड़ का। हाँ, 100 करोड़। उस केस का क्या हुआ? उस केस का छूट गया वो केस उनके ऊपर।
क्योंकि ये गई नहीं वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि वो इनके ऊपर पीएमएलए एक्ट केस है, फाइनेंशियल फ्रॉड केस, डिपॉजिटर्स एक्ट केस, यहाँ मुंबई में एमपीआईडी एक्ट केस, ये सब केस, तो कहाँ से डेफेमेशन होएगा? साबित कैसा करोगे आप? कंपनी पॉन्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे छापा था फोटोशॉप क्वीन। सुषमा स्वराज एक फंक्शन में गई थी बुक लॉन्च में 100 इंडियंस, उसके अंदर सुषमा स्वराज के साथ में फोटो डाल दी अपना फोटोशॉप करके। अच्छा जी, दुबई की प्रिंसेस के साथ में अपना फोटो डाल दी प्रचार करने के लिए। ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, जब हमने खुद भी नौहरा शेख की इस गोल्ड स्कीम के बारे में आज से करीब 10-15 साल पहले जब इन्वेस्टिगेशन की थी हमारे न्यूज़ चैनल के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों के भी पास आई थी और हम लोगों ने इसको भी एक्सपोज किया था। और इनका गोरेगांव वेस्ट में ही एसवी रोड पे एक ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस में भी हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। तो उसमें हमें ये चीज़ें बहुत ही मुखर रूप से सामने निकल करके आई थी कि इस पूरे केस के अंदर बड़ी कमाल की कारस्तानियाँ की गई हैं। और एक जो मुझे महत्वपूर्ण बात सामने आई थी जिसके ऊपर आप ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, हमें ये पता चला था हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये पूरा का पूरा जीजा साला नेटवर्क है। साले और सालियों ने मिल करके अपने जीजाओं का पैसा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट करा है। वो क्या चक्कर था, कैसे होता था वो? देखिए कैसा है, लेडीज़ लोग को तो ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो इसने ज़्यादातर लेडीज़ लोग को टारगेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे अंधेरी में ही एक भाजी तरकारी वाली औरत थी, मैं नाम नहीं लूँगा, मर गई थी वो ऐसा कुर्सी डाल के वहाँ पे बैठती थी रोड पे, और सब भाजी वाले लोग बैठा करते थे, और सब भाजी वाले लोग से इन्वेस्टमेंट उसने कराई थी। वो डीएसए थी, डायरेक्ट सेल एग्जीक्यूटिव। एक एमई होता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे डीएसए होता है। डीएसए को 1% मिलता था, एमई को कोई एमई को 2%, कोई एमई को 5%, 3%, ऐसा चलता था। तो वो जो थी लेडीज, उन्होंने सब भाजी वाले लोग का पैसा लेके अपने नाम पे लगा दी, और फिर जो पैसा आता था तो वो भाजी वाले को थोड़ा थोड़ा देती थी, और उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा 2-2.5 करोड़ का। कहाँ पर? अंधेरी में ही। अच्छा, ऐसी औरत थी। विवेक सर, मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप पे जब भी आप उसका ऑडियो सुनना मैं पसंद नहीं करता था, तो गाली, किसको गाली दे रही वो? इन्वेस्टरों को। ग्रुप बनाए थे। नौहरा शेख ने कंपनी बंद कर दी थी 2018 में, अप्रैल से पैसा देना बंद कर दी थी। उसके बाद जब इनको पता चला कि अभी जो 2018 के इन्वेस्टर्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको 1 रुपया भी मिला नहीं तो लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो यहाँ नाला सुपारा में एक लेडीज़ थी, तो वो चली गई थी पुलिस स्टेशन, 5 लाख का मैटर था उनका। तो उनका जो एजेंट था उनको पहले डरा धमका के, धमकियाँ दे करके, फिर वो लेडीज़ ने वहाँ खड़े रह के वीडियो बनाई थी एक, और वीडियो सर्कुलेट कर दी थी। अब वहाँ पे एफआईआर होने वाली थी, तो उसको 5 लाख रुपए दे के लोग ने चुप करा दिए। अभी जैसे कि आपको पता है कि आप है ना ये क्राइम करने वाले हैं, तो आपको ये भी पता है कि आप है ना इसको कब बंद करेंगे और कैसा बंद करेंगे, और आपको कैसा इसमें से निकलना है। तो जब इसने 2018 अप्रैल से पैसा देना बंद कर दी, उसके बाद इसने मैसेज डाली कि आप हर महीने नहीं, 3 महीने में प्रॉफिट मिलेगा, और 3200-3300 जो मिलता था लाख रुपए के ऊपर, वो घट के कुछ 2700 रुपया कर दिए थे। बोले कंपनी लॉस में चल रही है, हालांकि गोल्ड का भाव ऊपर ही जा रहा था। अब इसने मीटिंग ली हैदराबाद में। देखो हाँ, इसका दिमाग आप, लेकिन वो मीटिंग बम्बई में न लेकर के हैदराबाद में क्यों ली उसने? हैदराबाद में मतलब कुछ तो था इसके दिमाग में। बम्बई में इसका एक बेलापुर में ऑफिस था, एक मीरा रोड में ऑफिस था, और एक आप बता रहे इधर गोरेगांव में। तो यहाँ पे नहीं लेकर के इसने हैदराबाद में बंजारा हिल्स पे बहुत बड़ी ऑफिस थी। कई मंजिल की। जी 4 माले की। तो वहाँ पर इसने मीटिंग्स ली, वो वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं था, उसमें सब MEDA से लोग बैठे हुए हैं। तो हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने है ना
वहाँ पर बता दी थी कि अब जो है आपको संभालना है। और इसने इस तरीके से बयान दी उनको कि कंपनी में लॉस चल रहा है, कंपनी ये हो रही है, जीएसटी की वजह से पैसा अटक गया है, कुछ है ना अकाउंट में भी ये हो रही है, क्योंकि सबके अकाउंट में पैसा आता है। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि MEDSO ने ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए सबके, उनके पास में पूरा है ना एक वेबसाइट थी, तो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें पूरे IBGs मिल जाएंगे। और ये सब जगह MEDSA थे लोकल, जो IBG यानी क्या? ये अपना इस्लामिक बैंकिंग ग्रुप। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग ग्रुप वाला है ना? हाँ। तो वो IBG नंबर्स हुआ करते थे। तो वो मतलब हर ग्राहक की एक आईडी, हाँ, इन्वेस्टर की एक हाँ, आईडी, IBG आईडी यानी कि आपका नंबर, यानी कि हाँ, जैसे बैंक में होता है आपके अकाउंट का नंबर या कस्टमर आईडी होती है। IBG, हाँ, कस्टमर आईडी जैसा आप IBG दो, वो लोग देख लेंगे आपको कितना पैसा है वेबसाइट के ऊपर। लेकिन आपको IBG 1 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, आपको सीधा है ना 10-20 हज़ार से मिलेगा। क्यों ऐसा? स्टार्टिंग के जो IBG हैं वो इसने पता नहीं छुपा के रखी है या किसके नाम पे है, ये पता नहीं है। तो बहरहाल इसने मीटिंग ली, और मीटिंग में इसने MEDSO को बता दी थी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं जो है मेरा कुछ भी हो सकता है, जो भी ली बहरहाल। तो इनका एक मॉडल बना, व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने सारे इन्वेस्टरों को ग्रुप्स में बना दिए, और वो लोग ये MEDSA उसको कंट्रोल करते थे। डॉक्टर शहनाज करके है, जो पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉर्म में थी, बाद में इनके साथ में जुड़ी, नौहरा शेख के साथ में जुड़ी। और डॉक्टर शहनाज स्टार्टिंग से थी। सबसे पहले डॉक्टर शहनाज का ऑडियो रिलीज़ होता है जब इनके ऊपर FIR हुई अक्टूबर 2018 में। कहाँ? कुकटपल्ली में और एक नामपल्ली में। नामपल्ली में शायद पहली FIR हुई, मेरे पास है लिस्ट। डॉक्टर शहनाज का ऑडियो आता है कि आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग घबराइएगा नहीं, और ये आपा जो है मर्द जैसी चट्टान की तरह खड़ी है, वो देखो डॉक्टर जाकिर नायक भगोड़ा भाग गया, बोले ऐसा ऐसा करके ऑडियो आया। फिर बाद में सर ऑडियोज़ का सिलसिला चला, आपा अच्छी हैं, आपा मासूम हैं, आपा ये हैं, आपा वो हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों को मालूम था, क्योंकि हैदराबाद के ना कुछ लोग जैसे कि शहबाज खान हैं और भी लोग हैं, उन लोग को पता था। वो लोग वीडियो यहाँ से बनाते थे और ये लोग यहाँ से बनाते थे। तो ये लोग ने क्या किए, उन लोग को बोल दिए तुम एंटी हो, ये लोग ने बोल दिए तुम प्रो हो। तो ऐसा तकरीबन 2 साल तक के चला, मतलब लड़ाई झगड़ा, व्हाट्सएप सोशल वॉर चल रहा था। हाँ। तो ये जो थी अंधेरी वाली, तो सब्जी वाली सबसे जो सब्जी वालों से पैसा लेके फ्लैट बना ली थी, अब इनके ऊपर भी बात आई थी, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे हमारा पैसा। तो ये सबको गालियाँ देती थी, सबको इस पे व्हाट्सएप पे, मुझे भी मतलब दी है बहुत बार, और गंदी तरीके से कि कोई कुछ बोले नहीं, खास करके लेडीज़ को टारगेट करती। इन्होंने मोहतरमा ने कितना पैसा लूटा लोगों का? ये जो अंधेरी वाली, हाँ अंधेरी वाली, अंदाज़ा? हाँ 2 करोड़ के करीब होएगा। अच्छा, बड़ी रकम है। हाँ। और वो सर बीमार रहती थी और ऐसा मरी कि बोलना नहीं चाहिए। और लेकिन वो एक को फ़ोन, हमको पता चला एक को फ़ोन लगा के मरी थी कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इस औरत को बहुत अच्छा समझे थे, हमने इसका सपोर्ट किए। क्योंकि नौहरा शेख के अल्फाज थे ये कि मेरी बेल हो जाए, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर वीडियो बना लेती थी, आपको पता है। अच्छा। जैसे कि उसकी कस्टडी लगी है मालेगांव उसको रिमांड पे लेके जा रहे, बुल्दाना उसको रिमांड पे लेके जा रहे। तो वैन के अंदर उसकी एक लॉयर है तमन्ना शेख, वो उसका वीडियो बना के जारी कर देवे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अलाउ कैसा करती थी पुलिस। अच्छा, रिमांड के अंदर भी वो हॉस्पिटल में रहा करती थी, जैसे कि 4 दिन का रिमांड है मालेगांव का, तो हॉस्पिटल में दिख रही है नौहरा शेख, और नौहरा शेख से मिलने कई लोग जा रहे हॉस्पिटल में,
कुछ लोग मतलब जो उस टाइम पे इसकी दलाली कर रहे थे कि हमारा पैसा निकल जाए या हमको कुछ मिल जाए, इसने ऐसा लोग बनाई भी थी कि मेरी पब्लिसिटी करे मेरी। एक औरत है, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वो औरत है ना मीरा रोड में मस्जिद के बाहर भीख मांगती है। अच्छा। उसका जवान लड़का मर गया, हम्म। रो रो के भीख मांगती है। अभी उसको है ना पैर में पूरा गैंग्रीन वगैरह हो गया। अभी रिसेंटली उसका एक वीडियो आया था, उसको देख के है ना सर आप खुद मतलब रो देंगे और आप खुद बोलेंगे कि वो बेचारी बहुत तकलीफ में, और एजेड औरत है तो पेशाब निकल जाता है कभी कभार। उसके ऊपर से भी ये भाजी वाली ने बहुत कुछ बोली थी कि उससे भी पैसे लिए थे? हाँ, उसका पैसा था। अच्छा। और सदमे में उसका जवान लड़का मर गया। ओह। हाँ, बेचारी भीख मांगती है मीरा रोड मस्जिदों के बाहर। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मौत हुई इस सदमे से, या जिन्होंने आत्महत्या कर ली? ऐसे भी लोग होंगे? एक तो मेरा कजिन भाई मर गया, कजिन भाई था दूर का। एक वो लेडीज़ का है। ऐसा हमको ऐसा पता चला है कि तकरीबन 200-250 लोग मर चुके हैं। सुसाइड्स भी हुए हैं? सुसाइड हुए। अच्छा। लेकिन सुसाइड उस पे नहीं आए। किसी ने मतलब ऐसा लिखित में या हाँ, वीडियो में ये बात नहीं उसमें कही कि नहीं मैं आए। इसके कारण सुसाइड कर रहा हूँ, जी, तो उसके कारण जो है जी उनके ऊपर केस नहीं बन पाए जी। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और के। दबा भी दिया गया है सर, बहुत मैटर। अच्छा। अभी इनका जो एमी है, जो इनका समधी भी है सलीम अंसारी, हम्म। तो वो मैं समझता हूँ वो एक होटल वगैरह चलाता था वहाँ पर डोंगरी के ऊपर, भाड़े की होटल। वो एमी बना तो महीने का 50 लाख रुपए सिर्फ कमीशन बनाते। अच्छा। तो आप सोचिए कि रकम कहाँ तक जा रही है, जो वो सिर्फ कमीशन 50 लाख रुपया ले रहा है महीने का। आपके मुताबिक कितने हजार, कितने लाख इन्वेस्टर रहे होंगे एक अंदाज? ऑन रिकॉर्ड 1,72,000 है, लेकिन तकरीबन 11 लाख इन्वेस्टर है। अच्छा। इंडिया, पाकिस्तान, कुवैत, दुबई, सऊदी, लंदन, अमेरिका के भी है। पाकिस्तान वाले लोग ने तो मुझे अपना वो सर्टिफिकेट भी भेजे दुबई में, जो लोग ने इन्वेस्ट किए, क्योंकि वो मौलाना तौसीफुर रहमान पाकिस्तान के हैं ना। तो इन लोगों ने पाकिस्तान या दुबई या दिगर देशों में इनके खिलाफ कोई FIR वगैरह या केस नहीं हुई। क्यों? नहीं पता नहीं मुझे। अच्छा। और मैंने दुबई के अंदर कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने बोले यहाँ का कानून बहुत ऐसा है वैसा है करके उन्होंने ऐसा बता दिए थे। लेकिन वहाँ पे भी जो लिया गया है वो लीगल है। मैं आपको उनकी वेबसाइट दिखा दूंगा, बाकायदा AED लिखा हुआ है कि दिरहम्स में इतने इतने पैसे लिए। दुबई के अंदर रासल खेमा में इसने एक बड़ी शानदार एक फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑफिस जैसी ग्लास वाली हीरा करके लिख के बनाई थी इसने। टेक्सटाइल की बोलती थी ऑफिस। अभी आपको इन्वेस्टमेंट लेना है तो आप कुछ तो दिखा के लोगे ना, तो वो वैसा वहाँ बनाई थी। जुमेरा लेक्स के ऊपर इसका ट्रेडिंग का ऑफिस था। जब मैं गया था दुबई मेरी फैमिली को लेके, जब ये अरेस्ट थी 2018 में ये अरेस्ट हो गई। 2019 में मैं दुबई गया था, तो मुझे जाने नहीं दे रहा था सिक्योरिटी वाला। लेकिन फिर मैं अपना कार्ड वार्ड दिखा के, पासपोर्ट दिखा के, अच्छा था पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाला, ऊपर गया था। तो जो ऑफिस का एड्रेस था जुमेरा लेक्स में, वो एड्रेस पे इनकी कोई ऑफिस थी नहीं। और एक जॉन करके बंदा है, वो इनका बहुत ख़ास बंदा है जो दुबई वगैरह सब संभालता है। उसको ED ने अभी तक के अरेस्ट नहीं किया है। जॉन इंडियन है या वहाँ बाहर विदेशी है? जॉन इंडियन ही है, लेकिन वो सब देखता है। उस टाइम पे वो इंडिया भी आया था जब ये अरेस्ट हुई थी, और चंचलगुड़ा जेल के अंदर बाकायदा मिलता भी था ये। और मिल के ये उस टाइम पे कुछ सेटअप किया इसने, और फिर ये चले गया। अभी आज तक के पता नहीं है वो जॉन का। वो जॉन को पकड़ेंगे अगर, ये ED उसको उठाएगी अगर, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस केस में ना सर। मैं CBI तक के गया, यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। मैं CBI में गया तो मैंने कहा कि सर ये मैटर तो CBI से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो बोले हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई, तो हम कैसा करेंगे। एक्चुअली में क्या हो गया कि 2018 से लेके 2021 तक के लोगों को ऐसा बांट दिए ना कि लोग हैं ना एक दूसरे से मतलब चिढ़ने लग गए।
जैसे कि आप हो ग्रुप में, मैं हूँ, आपने अपनी राय पेश की, मैंने अपनी राय पेश की, फिर अपन लड़ने लग गए। अच्छा। ऐसा ये लोग ने मॉडल बना दिए थे। यानी एक कोई दूसरे को किसी लड़वाओ पे- और राज करो। हाँ, कोई किसी पे फूट डालो और राज कोई करो, किस- अंग्रेजों की नीति। कोई किसी पे भरोसा हाँ। नहीं कर रहा था वो टाइम पे, ऐसा है। तो अभी क्या हालात हैं? अभी मतलब जो सरकार की तरफ से एक्शन चल रहा है, या पुलिस ने, सीबीआई ने, या ईडी ने, जिनने भी केसेस बनाए हैं, तो कुल मिलाकर के कितने केस हुए हैं और उन केसेस की फिलहाल क्या पोजीशन है? 31 FIRs वो टाइम पे हुई थी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका, ये 4 जगह डिपॉजिटर्स एक्ट लगा हुआ है। मुंबई के अंदर 2020 में हाई कोर्ट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिए थे, क्योंकि इंटरवेंशन डाल दिए थे कि पैसा मांगने जाओ तो ये बाउंसर खड़े कर देती, तो बाउंसर लोग आने नहीं देते, बाउंसर लोग मारते भी हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में इंटरवेंशन को भी रख के फिर जज ने एक अच्छा ऑर्डर दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी को सेल करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है पैसा डिसबर्समेंट कर देवे इन्वेस्टरों के अंदर। तो ये फिर मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट गई, रीट डाल दी, रीट नंबर 31। उसके 31 हाँ 2020 हाँ 2020, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई। हैदराबाद के अंदर इन्होंने सुधाकर रेड्डी को दिया केस। हैदराबाद में जस्टिस श्रीदेवी ने ये केस को SFIO को देने को कह दिया। अच्छा। 212 एक्ट के तहत, क्योंकि कंपनी है ना, कंपनी दिखाई ना, ROC में रजिस्टर्ड करी, सब करी, तो इसको जस्टिस श्रीदेवी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बोले SFIO को दे दो। SFIO का मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि बहुत बड़े स्तर के ही केसेस को हैंडल करती है। और अपने दर्शकों को ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई केस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जाता है तो उसको वाकई बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। नुमान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद SFIO ने क्या किया? कोई एक्शन हुआ उनकी तरफ से? ऐसा SFIO ने कुछ भी नहीं किया, बहुत दुख की बात है। और ऐसा हुआ कि इनकी रीट ही इनके ऊपर भारी पड़ गई। किनकी रीट? नौहरा शेख की? नौहरा शेख की। अच्छा, जो इन्होंने फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। नौहरा शेख ने रीट फाइल करी, उसके ऊपर इंटरिम बेल मिली। इंटरिम बेल यानी कि तुम्हारे को अभी इन्वेस्टरों का उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हारे को बाहर निकल के AGM लेना है, एनुअल जनरल मीटिंग लेना है, इन्वेस्टरों के क्लेम मालूम करना है और इन्वेस्टरों को सेटलमेंट करना है। ठीक है, इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का कंप्लायंस ना करते हुए, उस टाइम पे कोरोना पीरियड चल रहा था 2021 में। इन्होंने क्या गेम किया कि जूम मीटिंग करी। जूम मीटिंग के अंदर इन्होंने अपने MEDSO को वीडियोस पे लिया, उसमें साफ आवाजें भी आ रही हैं। इन्वेस्टर नहीं है, हाँ, उनके ही लोग हैं। उसमें साफ आवाज आ रही है नाज़नीन जिद्दा की। नाज़नीन जिद्दा जो आबिदा बन के पहले सऊदी में थी, वो ME थी, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट लिया है सऊदी से, और फिर उसको यहाँ बुलाया गया आबिदा। अभी उसको ED ने अंदर डाले। अच्छा, हाँ। कब अरेस्ट हुई? अभी हाल ही में एक 2 महीना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये आबिदा को इसने मैनेजर बनाई। उसमें क्लियर कट जूम मीटिंग में आबिदा की आवाज़ आ रही है, इसको ले, इसको मतलब उस पे ले, जूम मीटिंग पे इसको ले, अबू हनीफा को ले, मोतियुर रहमान को ले, सऊद पाउले को ले, इसको ले, सेलेक्टेड। उसमें मैं देख रहा हूँ, मैं भी था उसमें मैं देख रहा हूँ कई 100 लोग हैं ना जुड़े हैं वो मीटिंग में, जूम मीटिंग में। लेकिन अब ये लोग ऐसा टेक्नोलॉजी वाले लोग तो है नहीं, तो जूम में बराबर आवाज़ आ रही है, इसको बात करा। अच्छा, फिर लास्ट के अंदर है ना, अचानक से सब लोग के ऑडियो चालू हो गए, सब लोग चिल्ला, आपा मेरा पैसा, आपा मेरा पैसा, आपा मेरा पैसा, तो बंद कर दिए। 3-4 घंटे की जूम मीटिंग ये लोग ने किए और वो अदालत के अंदर ये लोग ने पेश कर दी कि हमने AGM ले लिए। अच्छा सर, ऐसा AGM होता है? हाँ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको इनका एक बताता हूँ। एक ना 2 लोग थे, अकील और मुनीब, ये राइट लेफ्ट में रहते थे। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, वेबसाइट, और उसके अंदर अभी कोर्ट को बताना है ना, कोर्ट ने तो बोली है कि तुमको बाहर निकल के क्लेम सेटल करना है, ठीक है,
अब इनके पास में सारा डेटा है, ठीक है, फोटो है, सिग्नेचर है, सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने अपने MEDSA को काम पे लगाया और उनसे कहा कि आप लोग जो है फॉर्म भरिए, जिसको कंपनी के साथ रहना है वो साथ में रह सकता है, जिसको विड्रॉ करना है अपना अमाउंट वो विड्रॉ करे, और जिसको कैंसिल करना है वो कैंसिल करे, ठीक है। अब उसमें है ना कई लोग लग गए फॉर्म में। अभी हमको भी हम देख रहे हैं, हाँ, एक दिन बाद मैंने वीडियो बना के बताया लोगों को कि ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अब क्यों नहीं भरना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने फॉर्म भरा और ज़्यादातर लोगों ने जो है विड्रॉल का फॉर्म भरा। सिर्फ गिने चुने जिन लोगों को 3 गुना पैसा आ गया है, जो 2008 में इन्वेस्टर थे और 18 तक के पैसा खाए 10 साल, 3 साल में पैसा कवर हो जाता है, तो 3 साल के बाद उन्होंने प्रॉफिट मतलब खाए, उनको डबल टिबल पैसा मिल गया। वो लोग इन्हीं के लोग जो पहले इन्वेस्टर थे और फिर बाद में MEDSA बने, MEDSA बन के दूसरों का पैसा लगवाए, कमीशन खाए, तो वो लोग है ना उसमें फॉर्म भर दिए कि हम कंटिन्यू करना चाहते कंपनी के साथ। ज़्यादातर लोगों ने विड्रॉ करे। विड्रॉ के अंदर एक रिसीट उनको मिली, उनकी फ़ोटो लगी हुई, उनकी डिजिटल सिग्नेचर, हाँ, जो मतलब उनके सर्टिफिकेट पे है, और उसमें लिखा हुआ है योर अमाउंट हैज़ बीन सेटल्ड एंड विल बी पेड टेंटेटिवली। तो जब मैंने वो देखा, बहुत से लोगों ने भर के मुझे भेजा, तो मैंने बोला टेंटेटिवली यानी कि कभी भी दे सकती है वो, समझ रहे आप, उसको फाइल करना है कोर्ट के अंदर। तो मैंने वीडियो बना के बता दिया लोगों को, लेकिन उस टाइम पे मैं समझता हूँ सर कि कई 50,000 लोग विड्रॉल के लिए भर चुके थे फॉर्म। अब इसने है ना वो सारे फॉर्म उठा के लेके कोर्ट में डाल दी। अच्छा, कोर्ट में डाली, ठीक है। अब संजय किशन कौल वो टाइम पे जस्टिस, तो संजय किशन कौल की बेंच पे गया ये, तो उन्होंने इसको रेगुलर बेल दे दी। अच्छा, कि इसने कंप्लायंस करी ना ऑर्डर के। इंटरिम बेल में साफ लिखा हुआ था कि विदिन 6 वीक्स तुमको है ना इन्वेस्टरों के क्लेम सेटल करना है। सिर्फ 31 FIRs वालों को इसने चेक के थ्रू पैसा दी दिखाने के लिए। MPID एक्ट के अंदर, EOW के अंदर 300-250 लोग हैं पीछे अटैचमेंट में, CCS में भी ऐसी है, ठीक है। वो लोग को नहीं मिला, सिर्फ FIR वालों को मिला। तो कोर्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ। इसने वो सारे चेक्स लगाई और ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट करी। अब मुझे मालूम पड़ा ना सर, तो मैंने फिर एक एसोसिएशन बनाया, हेल्प केयर हीरा गोल्ड एसोसिएशन। मैंने लोगों को बताया कि देखिए ये इसमें ऐसा आपके साथ में फ्रॉड हो गया, वापस से इसने ऐसा बोल दी है कि मैं कभी भी दूंगी पैसा, कंपनी कभी भी देगी टेंटेटिवली, और आपकी साइन ले ली है, ठीक है, डिजिटल साइन, आपने भी फॉर्म भर के इसमें गलती करे। तो मैंने जब वहाँ पर इंटरवेंशन किया, 3 बार 3 इंटरवेंशन डाला, इसमें लोगों ने 500 रुपया, किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 800 रुपया, ऐसा इस तरीके से दिया मुझे। सुप्रीम कोर्ट में वकील किए और हमने फाइल किए। तो फाइल होने के बाद इंटरवेंशन, और मैंने बताया, तो फिर और लोगों ने भी पर्सनल तौर पे जमा करके लोगों को फाइलिंग की। ऐसा करके कुल 38 इंटरवेंशन गई वहाँ पर कोर्ट में। अच्छा, तो सर इंटरवेंशन को तो सुनना चाहिए ना, आदमी इंटरवेन हो रहा है उसको सुनना चाहिए। इंटरवेनर की तो बात सुनी जाती है कोर्ट में। संजय किशन कौल बोलते हैं वी हैव इनफ इंटरवेनर, और सारे इंटरवेनर को डिस्पोज कर दिए और SFIO को बोल दिए कि आप है ना नोटिस जारी कीजिए। चलो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिए, बहुत अच्छा है। तो SFIO ने नोटिस निकाला कि आप लोग अपने क्लेम्स भेजिए, तो एफिडेविट बना के क्लेम्स भेजा गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक स्कैम सुनो आप। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आपको भेजना है हैदराबाद। ये मोहतरमा ने बेलापुर में SFIO का काउंटर खोल दी कि हमको भेजिए आपके एफिडेविट। अच्छा, हाँ, बाद में लोगों को पता चला ये तो खुद एक्सेप्ट कर रही है, एजेंसी नहीं। तो फिर बाद में लोगों ने फोन करके वीडियो बना के एजेंसी को भेजे, तो आके इसका बंद कराए वो। उस पे भी केस नहीं हुआ इस पे। अच्छा
ये तो फ्रॉड Scammer- करने की scammer- इंतहा है। हाँ और सरकार के साथ में हो रहा है और सरकार उस पे एक्शन नहीं ले रही है, ये कमाल की बात है। ये कब की घटना है ये जो जो उसने फ्रॉड वो खोला था विंडो? डेक्स विंडो, हाँ। हाँ ये 2022 की बात है, कमाल बेलापुर है। ऑफिस में। और एसएफआईओ ने उसके ऊपर बॉम्बे आकर के कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, इनके उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाया जो लोग वो डेस्क चला रहे थे। और वो जो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हुए थे जो नौहरा जो शेख की कितने लोग ने सबमिट कर दिए, वो लोग को लगा के कंपनी ले रही है, कंपनी सब, क्योंकि इनके दलाल लोग लगे हुए हैं ना सर व्हाट्सएप पे, वो लोग क्या मैसेज दे रहे, आओ इधर आके सबमिट करो। अब आप किसी एजेंट से कनेक्टेड है, आप एजेंट को कॉल करें, क्योंकि इसमें बहुत मासूम इन्वेस्टर है, गरीब है, गरीब तबके के, पढ़े लिखे नहीं है। अब हमारा वीडियो देख देख के तो वो लोग एजुकेट हुए इतना। आप लोगों ने ही पूरे उस एरिया में पोस्टर लगा रखे हैं क्या कि मतलब इस सिलसिले में अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ करना है तो हम लोगों से इन नंबरों पे शेयर करें? नहीं, वो एक मेरा फ्रेंड ही है नवेद करके, वो इसमें भी है, तो उसने लगाया था पोस्टर कि हम, क्योंकि मैंने कालबा देवी रोड जो है हाँ। उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर 2 लोगों की तस्वीरें और फ़ोन नंबर्स के साथ में पोस्टर देखे थे, काफी बड़े बड़े, 2-2 फुट के पोस्टर वो लगे हुए हैं। वो मतलब एक इन्वेस्टर को इनविटेशन देने के लिए कि अभी भी चांस है, आप लोग क्लेम कर सकते हैं वकील के थ्रू। बहरहाल अभी तो एसएफआईओ विंडो बंद हो चुका है, क्योंकि वो लोग ने, अच्छा एसएफआईओ ने क्या करी सर, एसएफआईओ ने नोटिस तो जारी करी, और नोटिस के ऊपर एक है ना लिमिट डाल दी कि हम तुम्हारा इतने पीरियड के टाइम तक के लेंगे, जबकि केस अभी भी चल रहा है, केस अभी भी चल रहा है, प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है अभी तक के। मैं समझता हूँ 53 प्रॉपर्टीज कुछ ऑक्शन हो गई है। इसने पहले जब भी कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल ने इसको सीधा बोल दिया था जस्टिस पर्दीवाला ने, वेयर इज द कलर ऑफ द मनी, शो मी द कलर ऑफ द मनी, और यू हैव डूब, हज़ारों इन्वेस्टर को आपने डुबा दिया। जस्टिस पर्दीवाला एकदम गुस्से में ना, तो और बेल रिजेक्ट और रिट पेटिशन 31 को सीधा डिस्पोज, और बोले 1 वीक का सरेंडर टाइम, अरेस्ट करो। तो इसने कपिल सिब्बल को एक फेस वैल्यू वकील रख के इसने फिर एक एमए डाल दी, फिर जज को थोड़ा ये आ गया, और इसने अपनी 3 प्रॉपर्टी उसमें अटैच कर दी कि अभी तो एसएफआईओ में सिर्फ 12,500 लोग गए हैं, तो इनकी रकम 580 करोड़ पड़ती है, तो हम इतना तो 3 इसमें हो जाएगा। और ये सारी प्रॉपर्टी बॉम्बे की थी? नहीं, हैदराबाद की। तो अब है ना जस्टिस पारदीवाला ने ऑर्डर दे दिया तेलंगाना के वकील को कि ये प्रॉपर्टी का पूरा मेरे को ये करके सर्वे करके पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दीजिए। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट में प्रॉपर्टी लिटिगेशन में टोली चौकी की, हालांकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नीलांचल ग्रुप और ऐसे बिल्डर्स और नौहरा शेख, इन तीनों पे पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने केस दाखिल करी। अच्छा, ठीक है। नीलांचल ग्रुप, ऐसे बिल्डर्स ने नीलांचल ग्रुप से खरीदा, हाँ, और फिर ऐसे बिल्डर्स ने नौहरा शेख को बेचा 148 करोड़ में। अच्छा, और ये पैसा जो है ये इन्वेस्टर का पैसा है। अब वहाँ पे कोई नवाब की फैमिली है, नवाब फैमिली अच्छे पैसे वाले लोग हैं, नवाब की फैमिली के जो है वो लोग एक डिग्री डाल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। वो मैटर अभी भी चल रहा है। यानी ये कहीं किसी किस्म की साजिश की बू आती है आपको इसमें? है ना सर। अभी 2 साल पहले 1 लाख कुछ कैसेट नरेंद्र मोदी की बांटी थी। अच्छा, वो कौन सा बहुत बड़ा होटल है, वो होटल के अंदर कैसेट, यानी कैसी कैसेट? सीडीज वगैरह, अच्छा, करके सब। क्या था उसमें? इसमें नरेंद्र मोदी की कुछ स्पीच थी। अच्छा, नरेंद्र मोदी खुद नहीं थे। एक बार इन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के एक स्पीच दी और उसमें दिखा दी नरेंद्र मोदी बाजू में बैठे। ऐसे भी फ्रॉड हैं? हाँ। अच्छा,
रामनाथ कोविंद के साथ में फोटोशॉप करके खड़ी हैं, उसको कुछ देते हुए गिफ्ट, ताजमहल कुछ। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ रह चुके हैं। हाँ। सुषमा स्वराज के साथ फोटोशॉप, दुबई की प्रिंसेस के साथ फोटोशॉप, ये सब दिखा दिखा के तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना। अच्छा, अभी जो ये सारे केसेस चल रहे हैं, अभी पिछले दिनों जो है अभी चल रहा है आपका अगस्त 2026, जब हम बात कर रहे हैं ये सारी, इसकी कुछ समय पहले दोबारा अरेस्टिंग हुई है ये या कोई केस में ऑर्डर आया है, ऐसा कुछ हुआ है? ये सर 2021 में छूटी, फिर उसके बाद में ये पिछले ही साल वरंगल में कुछ एफआईआर हुई थी, फिर उसमें अरेस्ट हुई, एनबीडब्ल्यू भी निकला था, फिर उसमें भी अरेस्ट हुई, फिर वो बाद में वापस से बाहर आ गई। फिर उसके बाद अभी जो जस्टिस पर्दीवाला ने सीधा इसकी बेल रिजेक्ट किया और इसको सरेंडर करने बोला। कब रिजेक्ट की? ये अभी जब भी इसने टेंट्रम्स दिखाई कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, सारी गुस्से में आके वो 3 प्रॉपर्टीज इसने डाली थी, नैना टावर्स की 2 प्रॉपर्टी, एक टोली चौकी की, एक नैना टावर्स की। बोले इसमें हो जाएगा इन लोग का, तो टोली चौकी की लैंड जो है वो इसमें निकली लिटिगेशन में। कपिल सिब्बल को बोला गया था जस्टिस पर्दीवाला ने 50 करोड़ रुपया जमा करने के लिए। तो कपिल सिब्बल है ना दूसरी तारीख पे आते हैं, फिर बोलते हैं सर 25 करोड़ देंगे। वो है, हाँ वीडियो है सर, आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फिर 25 करोड़ पे आ गए कपिल सिब्बल। फिर बाद में जस्टिस पर्दीवाला ने जब देखे ना कि कोर्ट से ही खेल रही है, तो फिर बाद में कपिल सिब्बल आके बोलते हैं सर वी डोंट हैव मनी। तो जस्टिस पर्दीवाला इतना गुस्से में आ गए और उन्होंने सीधा बोले कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज ऑक्शन करो, सारी प्रॉपर्टीज ऑक्शन करो। अच्छा, वहाँ ईडी का लॉयर भी परेशान, वेंकटेश, वो भी परेशान हो गया है कि जब देखो जब एक एफिडेविट, जब देखो जब एक नया कुछ लेकर आ रहे, नया, और वो लिटिगेशन में प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे सर है ना बात हो रही है इन्वेस्टर के पैसे की, है ना, क्योंकि इसको बेल उसी बेस पे मिली थी कि तुमको इन्वेस्टर का क्लेम सेटल करना है, लेकिन इसने सेटल नहीं करी। तो जस्टिस पर्दीवाला ने बोले सीधा आपको सरेंडर करना है विद इन अ वीक चंचलगुड़ा जेल में। ये सरेंडर नहीं हो करके सर ये सेशन में जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो है सेशन में जाएगा, सेशन से फिर वारंट निकलेगा। कौन निकालेगा वारंट? ईडी निकालेगी वारंट निकाल के इसको अरेस्ट करके डालेगी ना। ये ऐसा खुद ही जाके चंचलगुड़ा जेल के बाहर तो नहीं खड़े रह सकती कि मैं सरेंडर होने आया और जेलर इसको अंदर डालेगा। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है ना। तो ईडी नहीं कर रही थी, इसने सेशन में फिर डाल दी वहाँ पे। फिर बहुत उसके अंदर वकील नहीं है, कभी जज नहीं है। हमने बहुत मेल्स किए, लोगों ने भी बहुत हेल्प करी। जो मैं ईमेल्स बनाता था तो लोगों ने फिर उसको कॉपी करके फिर खुद भी ईमेल्स किए, ट्वीट किए लोगों ने, हमने भी ट्वीट किए। तो ऐसा हुआ कि इसका ईडी के अंदर भी एक केस था, उसमें भी बेल कैंसिल हो गई और ये फ़रार हो गई हरियाणा में। अब हरियाणा में फ़रार हो गई। अभी सर ईडी को सब मालूम है ये किधर है क्या है, ठीक है। अब वो फिर से ईमेल्स चालू हो गए, ट्वीट चालू हो गया, है ना। और मैं भी फ़ोन करता था गजराज सिंह ठाकुर को, ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। फिर मैं नंबर भी उनका वायरल कर दिया था कि लोग भी फ़ोन करें, है ना। तो वो परेशान हो गए होंगे आपने, लेकिन ये गलत तो किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको सर। लेकिन तो, खैर मरता क्या न करता, और विक्टिम हैं आप तो कील ठोकना है तो सर। हाँ ठीक है। ईडी हरियाणा में पहुंचती है, नौहरा शेख को अरेस्ट करती है। बोले मैं नौहरा नहीं हूँ, मैं मुनीरा हूँ। उसके बहन का नाम है मुनीरा, और आधार कार्ड होटल में दिया हुआ है कमर जान का। अच्छा, उसको ये भी याद नहीं कि आधार कार्ड मैंने अपनी बहन कमर जान का दिया। बोलती है मैं मुनीरा हूँ, और फेस पूरा चेंज, मतलब मोटी थी ना। हाँ। अभी करंट उसका आपको फेस फोटो दूंगा। ईडी अटैच प्रॉपर्टी, ईडी ने 2019 में सारी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली। सारी यानी कितनी? उस टाइम पे 96 प्रॉपर्टीज। फिर अभी 2 साल पहले हाल ही में फिर से एक रेड गिरी थी उसके घर पे, जिसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ मिली। तो टोटल 111 कुछ प्रॉपर्टीज़ है।
अच्छा, ये जानना चाहूँगा मैं कि इसमें टोटल कितने पैसे की प्रॉपर्टी थी ये सर हार्डली मैं समझता हूँ 600-700 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा 800 करोड़, बस इतने की होगी। और इन प्रॉपर्टीज़ में वो दुबई की या अन्य नहीं, देशों की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा तो वहीं इन्वेस्ट हुआ होगा। वहीं घूम गया है पैसा। फोटोज़ आप देख सकते हैं, रिजवान साजन दुबई है ना, वो भी है फोटोज़ में। एक फोटोज़ में नहीं, 3-4 फोटोज़ है ओपनिंग में दिख रहे हैं। तो वहाँ भी हमको शक है पैसा घूम गया है, क्योंकि रिजवान साजन की मैंने स्टोरी देखा हूँ, वो बताते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मेहनत करके ऊपर आया, है ना। तो बहुत से गरीब आपने भी देखे होंगे जो आज भी गरीब है। इतना जल्दी कैसा आदमी ऊपर आएगा? इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, नौहरा शेख के उसमें दिख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो है ना, कुछ कनेक्शन होगा, कनेक्शन है ना। लेकिन वो इन्वेस्टिगेट दुबई नहीं में हुआ। है, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत है। एक और ये साजन साहब जो हैं, ये हिंदुस्तान के हैं या वहीं के हैं? रिजवान साजन तो अभी वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं ना, बहुत एक्टर्स लोग का भी बहुत इन्वेस्टमेंट लेके पर वो हैं हिंदुस्तानी? हाँ, हिंदुस्तानी है ना। अच्छा, कहाँ से, किस शहर से मतलब नहीं सर, ताल्लुक रखते हैं कुछ? वो मुझे मालूम है। अच्छा। इसके अंदर ईडी अटैच प्रॉपर्टी, हाल ही में इनके लॉयर के ऊपर केस हुआ। तमन्ना शेख इनकी लॉयर, मतलब कोई इतनी खास लॉयर नहीं, जब भी नया लॉयर बनी थी वो, तो उसने वकालतनामे पे साइन लिया। खैर ये तारीखों पे आती नहीं थी, तो उसका काम था सिर्फ एग्जम्पशन फाइल करना। मैंने जब तमन्ना शेख को देखा तो उसके पास में कुछ 800 में आती थी वो, और ऐसे ही बुरखा नॉर्मल। जब ये केस आया ना सर, हाथ में ऑरेंज कलर की ओडी 80 लाख की हाई कोर्ट में दिखी वो, तो मैंने ऐसा देखा, मैं बोला ओडी? तो बोले हाँ, हम लोग ने बुकिंग किए थे पहले से। तो समझ में आता है ना, बुरखा, लेविशिंग बुरखा, जैसा नौहरा शेख पहनती है, डायमंड लगा हुआ बुरखा। नौहरा शेख के बुरखे पे पूरा डायमंड है, ऐसा डायमंड बना हुआ है पूरे बुरखे पे। तो तमन्ना शेख के ऊपर एफआईआर हुई यहाँ वाशी में, डेल्टा टावर्स करके फ्लैट्स है नौहरा शेख के, वो ईडी अटैच फ्लैट है। तमन्ना शेख और उसका आदमी इरफान शेख, इसके अंदर वो लोग ने उसको झांसे में लिया। सामने जो मुश्ताक था, उसने 1,90,00,000 रुपए दे दिया और बोले हम लोग सब ईडी से सब पेपर बना लेंगे, ये वो करके। तमन्ना शेख को, तो तमन्ना शेख ने क्योंकि साइन नहीं करी थी, इरफान शेख की साइन थी उस पर, एमओयू पे और डीड के ऊपर। तो इरफान शेख अभी भी सर वांटेड है, ईडी अभी तक के उसको पकड़ नहीं पाई है। केस रजिस्टर्ड हुआ है, 0435 एफआईआर नंबर है कुछ। इसमें ये जो तमन्ना शेख हैं, इनका बाकायदा नाम है एफआईआर में? हाँ, लेकिन बेल मिल गई उसको। हाँ, क्योंकि उसने साइन नहीं करी और उसने ऐसा बता दी मैं लॉयर हूँ, और लॉयर एक्ट भी कुछ है, तो उसने वो भी बताई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर ये लोग ने अपना एबीए डाला था, जिसमें हाई कोर्ट में ये लोग ने सामने से सबमिशन करके ये कहा था, क्योंकि 420 के अंदर कंडीशन बेल ही मिलती है अभी, पहले जैसा नहीं रहा। तो जज ने कहा कि इन लोग ने खुद सबमिट किया कि हम पैसा दे देगी नौहरा शेख, हमारा क्लाइंट जो है नौहरा शेख, वो पैसा देने को ऐसा करके बना के दे दिए। फिर एक फ्रॉड, समझ रहे ना आप। तो तमन्ना शेख की हो गई, इरफान शेख की नहीं हुई, पैसा भी जमा नहीं हुआ अभी, 1,90,00,000 ऐसा। पर ये 1,90,00,000 का क्या सिलसिला है? वो फ्लैट उन लोगों ने बाईबैक किया या क्या मतलब चक्कर था वो? ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज अटैच है, वो मैं समझ गया। हाँ। ये 1.94 करोड़ का जो है ट्रांजैक्शन उस अटैच फ्लैट के ऊपर हुआ। हाँ। किसने किसके बीच करवाया? तमन्ना शेख और इरफान शेख इसमें डीलर बने। अच्छा, और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को बेचा, मुश्ताक को? हाँ, मुश्ताक ने खरीदा। अच्छा। बात हुई थी 4 या 5 करोड़ में, 1,90,00,000 टोकन मनी उसने दे दिया, फ्लैट पे कब्जा भी हो गया। जस्टिस पर्दी वाले का ऑर्डर आया, सारा ऑक्शन करो, और ये गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। ईडी अटैच प्रॉपर्टी आप कैसा बेच सकते हो? हाँ, और कैसे खरीद सकते हो? कैसा खरीद सकते हो? सीधा नहीं, हमको नहीं मालूम, वो आप जानो, आपने खरीदा कैसे, आपने खरीदा क्यों, पहली बात तो वो अभी बेचारा
चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। यानी वो तो विक्टिम है। हाँ, वो तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई है इनके खिलाफ? एफआईआर करा दी अच्छा, तीनों के ऊपर। नौहरा शेख को अभी बीच में हार्डली मैं समझता हूँ 20-25 दिन पहले ही चंचलगुड़ा जेल से यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं। ट्रांजिट रिमांड पे ये पुलिस स्टेशन में लाए थे बेलापुर में। ये इसमें टोटल अब तक कितने इन्वेस्टर का पैसा आया है, कितना पैसा लौटा है, कुछ आइडिया है आपको? वही मैं आपको बताया ना, जो 31 एफआईआर्स में हुए हैं और जो जिन लोगों ने इसकी जी हुजूरी की और अच्छे बन के इसके सपोर्ट में खड़े रहे, वीडियोस वगैरह जो लोग डाल रहे थे, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिला। और भी मतलब वहाँ के लोग जो इसके घड़ी घड़ी ऑफिस वगैरह पे जाते थे, तो वैसे तो बाउंसर रखी थी और वो नाज़रीन जिद्दा जो बताया आबिदा बन के मैनेजर बन के बैठी थी, जिसको ईडी ने अभी अरेस्ट किया है। तो वो किसी को आने देती नहीं थी ऑफिस में, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको बोल दिया था तुम ऑफिस खोल के बैठो और जितने क्लेम्स आएंगे तुम उसको सेटल करो। तो इसने बाउंसर रख के किसी को आने ना दे, नहीं, क्योंकि और पुलिस बुला लेती थी आबिदा, बोले ये लोग आके यहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी विक्टिम्स को और ज़्यादा विक्टिमाइज करने का पूरा सिलसिला चल रहा था। और ये जो पूरे के पूरे केस है, इसके अंदर अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? नौहरा शेख की गिरफ्तारी हुई है, नाज़रीन जिद्दा की अभी अभी गिरफ्तारी हुई है। सलीम अंसारी जो है इसका बहुत बड़ा अहमी समधी भी है, उसके ऊपर केस है लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ, घूमते ही रहता है। मुर्गी मोहल्ला में गुरबा अहले हदीस मस्जिद है, हर जुम्मा में आता है वो, ठीक है। अभी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, अभी छोटी कर दिया है। अजीज़ा ज्वाले बहुत बड़ी एक 65-70 साल की औरत होगी, अजीज़ा ज्वाले, उसने पूरा कोकन पट्टा कवर किया था। कोकनी लोग का बहुत पैसा लगा है। अजीज़ा ज्वाले पे एफआईआर हुई थी। अजीज़ा ज्वाले तो मैं समझता हूँ कुछ 9 महीना या 1 साल कुछ रह के भी आई थी जेल। हाँ, बीजू थॉमस, मौली थॉमस जो इसके साथ में थे वो टाइम पे, मौली थॉमस जो थी वो इसकी नैनी थी, इसके बच्चे संभालती थी। फिर अचानक से इसने उसको मैनेजर बना दी मौली थॉमस को, और हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेल में उसको मारी वारी भी थी मौली थॉमस। तो मौली थॉमस जैसी छुटी तो उसने इससे किनारा कस लिया, और बीजू थॉमस है उसने इसकी वेबसाइट डिज़ाइन करी थी, मौली थॉमस का आदमी, उसने भी पैसा वैसा लिया। सर इसके अकाउंट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिफ्रीज किए थे, अकाउंट में कुछ 50 करोड़ रुपया था और देने बोला गया था इन्वेस्टरों को। ये पैसा बांट रही है उसमें लॉयर को, एक कोई मोतीउर रहमान करके है, वो दिल्ली का जो वीडियोस वगैरह बनाता है, अपना आपको पैगाम मातरे वतन चलाता है वो अखबार, उसको वो स्टार्टिंग से है इसके साथ में। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मदरसे में वो सब उलमा लोग के साथ खड़ा है, वो आरएसएस में है, उसका बाप भी आरएसएस में था। वो मतलब लोगों को आज तक के बेवकूफ़ बना रहा है। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है और मोतीउर रहमान पे कार्रवाई करने बोला है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस पर्दीवाला ने। अच्छा। लेकिन मैंने ईडी में फोन किया गजराज सिंह ठाकुर को, गजराज सिंह ठाकुर ने ना बोला ऐसे 100 मोतीउर रहमान हमारे पास और भी काम है, इस तरीके का उनका वो है स्टेटमेंट है। अच्छा। गजराज सिंह ठाकुर असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी, वो उनको फोन करके बोला सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साफ हुआ है तो बोला गया है तो केस रजिस्टर कीजिए या जो भी हुआ है एक्शन ले। तो ऐसे बोले बहुत मोती रहो। उसके बाद भी वो सर अभी भी चालू ही है वो लोग का, तो क्योंकि उसको वहाँ से पैसा मिलता है। जो मदरसा है ना उसका, अगर वहाँ पर रेट डाली जाए, अगर वहाँ पर जो तिरुपति में मदरसा है वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, बहुत सारा पैसा कार्बन करके रखा गया है। कार्बन यानी स्प्रे होता है, उसको कार्बन मनी ऐसा कुछ कहते हैं। वो पूरा ब्लैक करके रख देते हैं उसको, फिर कोई केमिकल से उसको साफ करते हैं तो वो वापस से वैसी नोट जैसा बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। पहली बात और आखिरी बात जी, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे कि आप करेंसी को ब्लैक कर दें और उसके बाद में उसको वापस ले आएं। और वो करेंसी जो है, अगर करेंसी के फॉर्म में या किसी भी पेपर शीट फॉर्म में रखी है
कार्बन के ही उसमें क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बल्क में कहीं है तो वो तो एक्सरे में भी दिखाई देती है। हाँ है ना। अगर ये जो कार्बन वाली चीज़ है इसका इस्तेमाल गोल्ड स्मगलिंग में और इन सब चीज़ों में करने की बहुत कोशिश की जाती है। तो उसमें ये करते हैं कि उनको ब्लैक कलर की शीट्स में और इन सब में पैक किया जाता है ताकि उसमें वो गोल्ड का या ड्रग्स का जो है वो समझ ना आए, टेक्सचर और बाकी सब चीज़ें। लेकिन वो बल्क वहाँ पे तो दिखाई देता ही है। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ था। मैं किसी एक शहर गया था किसी एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अपनी खबर करने के लिए, और जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मेरे पास में करीब करीब 2000 पेज के डॉक्यूमेंट्स थे और वो मैंने अपने बैग में ही रखे हुए थे। तो जब वो सिक्योरिटी चैनल से बैग गुजरा एक्सरे से तो उसमें वो 2 बॉक्स दिखा रहा था, और वो 2 बॉक्स ब्लैक कलर के जो दिखा रहा है उसकी वजह से मुझे कम से कम 15-20 पुलिस ऑफिसर्स ने घेर लिया, और मतलब एकदम ऐसा अलर्ट जैसी सिचुएशन हो गई कि कोई टेररिस्ट पकड़ लिया उन्होंने या कोई बड़ा स्मगलर पकड़ लिया है, कुछ भी है। तो मैं वैसे ही कूली खड़ा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो वो चीज़ परेशानी भरी नहीं है ना, मुझे मालूम है मेरे पास लेजिटिमेट चीज़ है। तो वो तुरंत इंस्पेक्टर जो है कि इसको खोलो, इसमें क्या है, ये है वो है। मैं बड़ा कूल, मैंने कहा क्या हुआ आपको, इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं, नहीं खोलो इसमें क्या है। मैंने कहा टोन नीचे करके बात कीजिए तो अच्छा लगेगा, दिखाता हूँ क्या है। खोला बैग, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकले, बोली ये क्या है। मैंने कहा जो है सामने है, फिर ये ब्लैक क्यों दिख रहा है। तो मैंने कहा आपकी मशीन से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कागज़ पलटे वलटे देखे, बोले कैसे कागज़ हैं। मैंने कहा ये जानने का हक आपको नहीं है, और अगर आपने गलती से इनमें हाथ डाल लिया, नज़र डाल ली, तो फिर मैं केस कर दूंगा और आप लोगों को फिर जवाब देना भारी हो जाएगा। उसको लगा कि मैं कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ या कोई ऑफिसर हूँ कुछ तो भी जो। तो उसने फिर बैग वैग पैक करवाया और वो सब किया, और फिर एक कांस्टेबल मेरे साथ लगाया कि सर को छोड़ करके आओ, ये है वो है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, परंतु इस तरह का कोई केमिकल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। और आप अगर कैश रखा है तो कैश है, और इस तरह की कोई व्यवस्था अगर होती। नहीं, मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, जैसे स्टोर करके, जैसा कोई देख नहीं लेवे ये क्या है, रद्दी कुछ पड़ी है ऐसा करके। अगर वो काले रंग की रद्दी है और वो करेंसी के साइज की है तो उसको तो देख के कोई भी बोलेगा ना कि ये क्या गड़बड़ है, ये करेंसी ऐसा पैक करके कुछ रखा जाए जैसा। लेकिन वो जो मदरसा है ना सर, मदरसा से बहुत कुछ होता है। अगर वो मदरसे का बराबर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, वहाँ से पैसा भी बरामद होएगा, वहाँ से हर चीज़ बरामद होगी। ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है ये चीज़ के ऊपर, क्योंकि मोतियुर रहमान जो है वो मदरसा ही जाता है। जो भी लोग हैं ना वो मदरसा ही जाते हैं। वो लोग मतलब एक हैदराबाद में इनके अभी तो सब प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई, अभी ये लोग सब बेंगलोर के अंदर हैं। तो ये लोग वहाँ नहीं रुकते थे, हैदराबाद में नहीं रुकते थे, लोग सीधा तिरुपति जाते थे मदरसे में रुक के फिर वहाँ से निकल जाते थे लोग पैसा लेके। तो यानी आपके हिसाब से जो भी पूरा इस स्कैंडल का, इस स्कैम का जो केंद्र बिंदु है वो तब भी और आज भी ये मदरसा ही है। जी। अच्छा जी। और मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी पारदीवाला साहब के निर्देश के आदेश के बाद में सीज हुई है जी, यदि इसको पूरे को हम सेल ऑफ करते हैं तो जितने लोगों का ये पैसा गया है क्या वो पूरा पैसा रिकवर हो पाएगा? जितने लोग का पैसा गया है उतना तो नहीं रिकवर हो जाएगा, जितने लोग क्लेम्स किए हैं वो लोग का हो जाएगा। अच्छा। और बच जाएगा पैसा, तो वो मैं समझता हूँ सरकार रख लेगी। 3200 करोड़ का इनकम टैक्स का बाकी नोटिस आया है। तब तो वो पैसा पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा, क्योंकि सरकार का नियम है ये जी कि यदि किसी भी सरकारी विभाग का पैसा किसी स्कैमस्टर या किसी कंपनी का या कोई भी जब दिवालिया होती है तो वो होता है, या बैंक भी इवन, तो सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पैसे जो हैं वो रिकवर किए जाते हैं। तो उसकी एक पूरी SOP है कि कैसे पैसा किस किस को पहले जाएगा, सबसे अंत में इन्वेस्टर आता है। लेकिन अभी तक के वहाँ इन्वेस्टर की बात चल रही है। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन नियम तो यही बोलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इन्वेस्टर का पैसा दिया जाए तो इन्वेस्टर को तो पैसा देना मजबूरी है, वो तो मिलेगा ही, SFIO करेगा ही जी। वो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश के जो कानून हैं, जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर के हैं या सेबी के लिए हैं या अन्य RBI के कानून हैं या जो भी हैं, वो पर्याप्त हैं इस तरह के स्कैम्स से निपटने के लिए? हमारी जो आज की व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो कैपेबल हैं इनसे निपटने के लिए?
सर देखिए, मैं इतना जानता हूँ NDPS एक्ट के अंदर 5 साल बेल नहीं है ना? तो PMLA एक्ट के अंदर भी इसको कैसा बेल मिल जाती है? उसमें भी बेल नहीं है। कितने समय में जमानत मिल गई थी इन्हें? इन्हें वही टाइम पे, मतलब ये 2 साल के अंदर कस्टडी में जब तक थी ना, तो पहले तो हाई कोर्ट जस्टिस श्रीदेवी ने इनको बेल दे दिए, फिर वहां से बेल वो तो कंप्लायंस दिखाया तो दे दी। हाँ, वो वहां से बेल मिल गई। तो फिर मुंबई EOW में केस था, और मुंबई के अंदर कुछ 11 FIR थी, औरंगाबाद, मालेगांव, बुल्डाना, और ये मुंबई में JJ मार्ग हो गया, वाशी हो गया, है ना? तो मुंबई EOW ने ताबा यहाँ ले लिया था। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको यकीन नहीं होएगा, लेकिन ये सच है। मेरी वाइफ बैठी हुई है, वो भी इस चीज़ की गवाह है। चंचलगुड़ा जेल से इसको लेकर आया गया फ्लाइट से, बाइकल्ला जेल में मैं बाहर खड़ा हूँ, और इसको बहुत अच्छे से पता है। चंचलगुड़ा जेल में ये वीडियोस वगैरह देखती थी, अंदर मोबाइल था इसके पास, नौहरा शेख के पास। बाइकल्ला जेल लेकर आया गया इनको, मनीष आवले थे उस टाइम पे इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर EOW के, और ये बैठी हैं बाइकल्ला जेल का दरवाजे के जस्ट सामने फ्लैट के ऊपर बैठी हुई है। एक बंदा इनका जो काम देखता है वो बैठा हुआ है, और 3 लेडीज़ है, मनीष आवले है। मुझे घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहा है, ठीक है, अंदर मत जाना, मोबाइल ले लेंगे। घड़ी घड़ी फ़ोन आ रहा है। किसका आ रहा है? जो ये तमन्ना शेख, इरफान शेख लॉयर के साथ में एक अबू बकर करके रहता था, जो मुमरा के एमी है, उसके बाप, उनका लड़का, वो साथ में रहता था। अभी सऊदी या दुबई चले गया वो, केस होने के छूटने के बाद। और है ना, मेरे को अंदर मतलब रोका जा रहा है, जाने नहीं दे रहा, फिर भी मैं है ना कैसा करके मेरी वाइफ को ले जाके अंदर चले गया हूँ जेल में। हाँ, एंट्रेंस में, जेल के दरवाजे के सामने बैठी हुई है, पेपर वर्क चालू है। अब मैं इसके बाजू में बैठ गया सीक्रेट वीडियो ऑन करके, तो बास आ रही है, शराब की बास आ रही है। अच्छा। हाँ, तो बहुत बास आ रही थी। अब बाजू में वो बैठा है, तो मेरे को लगा ये लोग पिए रहेंगे या ये पिया रहेगा। फिर वो उठ भी नहीं पाई। फिर वो एक ऐसा शेड था, उसका बम्बू था, वो ऐसा पकड़ के, मतलब एक छोटा सा स्टेप नहीं होता, छोटा सा जैसा पायरी जैसा, ऐसा स्टेप भी नहीं उतर पा रही थी। फिर वो कैसा करके अंदर चली गई। फिर बाद में वो बंदा बाहर आया, उसके साथ में बैठा, जब बास नहीं आई। बाद में वो मनीष आवले, उसकी पूरी टीम मेरे को बोली तुमने वीडियो बनाए। तो मैंने बोला सर देख लो, वीडियो नहीं बनाया। बोले नहीं। मैं बोला देख लो, आप वीडियो बनाया ही नहीं मैंने। तो फिर मनीष आवले मुतमईन होके चले गया। बाद में मेरी औरत ने बताई मुझे, वहाँ पे है ना 3 बियर की बोतल रखी है कस्टडी के अंदर, वो पी रही है। अब एविडेंस तो है नहीं, पीते हुए तो देखे नहीं, सिर्फ बास आ रही थी ना। तो मैंने ये चीज़ बता दी एक बार, वीडियो में नहीं ऑडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्योंकि एक बंदा जो है आज भी इसको मतलब रसूल खुदा मान लिया उसने। अच्छा। बोले हम अंसार है। उस टाइम पे अंसार लोग ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किए थे, तो ये बोलता है हम अंसार है, तो इसको रसूल बना दिया है। अच्छा। हाँ, और बाहर रहता है, उसका सूडो नेम अबू हनीफा है, ओरिजिनल नाम उमर सैफुद्दीन है। उससे मेरी ऐसी बहस हो रही थी, तो मैंने बोला तेरी आपा को मैंने देखा हूँ बियर पीते हुए। अच्छा, वो नहीं माने ये लोग, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर लोग भी नहीं माने, बोले नुमान ऐसी गुस्से में बोल देगा। बाद में उसका एक वीडियो आता है, पियानो बजा रही है और साइड में वाइन की बोतल रखी हुई। अच्छा। रिलीज होता है। फिर सब ने मान लिए पियानो बजा रही है, वो बाल वीडियो आपके पास है? हाँ है ना। अच्छा। हाँ, बाल पूरे गोल्डन है, पियानो बजा रही है। अच्छा, वो उसके अंदर जो मैंने जो लोग बताए ना आपको, अकील और मुनीब, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वो टेंटेटिवली वाला, ये लोग ने ही शूट किए। अच्छा। और ये लोग के साथ में भी कुछ फ्रॉड करी है, कुछ 5 करोड़ ली है, तो वो लोग आज इसके अगेंस्ट हो गए।
तो वो लोग के पास सब इसके वीडियोस है, तो वो लोग ही डाल दिए इसका वीडियो। ये अच्छा। पियानो बजा रही है और साइड में वाइन की बोतल रखी, जब जाके इन्वेस्टरों को यकीन हुआ। पुलिस कस्टडी के अंदर आप कैसा पी रहे हो दारू डियर, और फिर आप एंट्री मार रहे हो जेल के अंदर, भाईकल्ला जेल। यहाँ भाईकल्ला जेल में कितने समय रही हूँ? भाईकल्ला जेल में कुछ 1 साल रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये छुट्टी, छूटने के बाद फिर वही वीडियोस बना बना के लोगों को बोलना इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 वर्ड इसने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब कोई होता है बात करते करते गाली देता है, ठीक है, अब मैं आपसे बात करते करते सर भगवान है, सर भगवान पे यकीन रखिए, भगवान ऐसा, तो हमारे अंदर अगर आप घड़ी घड़ी इस चीज़ को बोलेंगे, हाँ इंशाल्लाह, आपका ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अच्छा आपने पैसा कमा माशाल्लाह, तो हर इसका वीडियो उठा के देख लीजिए आप, हर वीडियो में तो ये 3 वर्ड्स सुन सुन के मतलब अट्रैक्शन एक, और लोग मुतासिर, ओ आपा है, आपा है, लेकिन क्या कर रही है आपा, वो तो देखो डार्क फेस। जेल से निकलने के बाद इनकी उम्र थी 50 साल, समीर खान से शादी करी इन्होंने 50 साल की उम्र। तो इससे पहले इनका निकाह नहीं हुआ था? इससे पहले इनके शौहर 4 शौहर थे। अच्छा, ये 5वां है। अरे ये तो उल्टा हो गया, मर्दों को इजाजत है ना 4 रखने की, शादियों की। क्या कैसे, मतलब उन सबसे तलाक ले लेकर के शादी करती नहीं है नई? हाँ, पहले का नाम पहला शौहर था, उससे कुछ जमी नहीं। दूसरे का शौहर रहमत पीर था, वो थोड़ा अरबी वगैरह सिखाता था, उससे ही इन्होंने कुछ सीखा, अपने आप को आलिमा बोलती है, डॉक्टर लगाती है अपना आगे। डॉक्टर कैसे लगाती हैं ये? 6ठी फेल है सर। नहीं, लेकिन डॉक्टर कैसे लगाती हैं? तो कोलंबो स्टोर की, कोलंबो स्टोर बोल रहा, कोलंबो यूनिवर्सिटी की डिग्री है बोलते मेरे पास। अच्छा, अभी पीएचडी के 1-2 अपन सवाल करेंगे तो दे नहीं पाएंगे। और आप 6ठी फेल बोल रहे हैं इन्हें? हाँ, 6ठी फेल है। ये तो आप जाती कर रहे हैं एक पीएचडी होल्डर पे। सर भाजी बेचने वाली थी सर, आप उसके वीडियोस देखिए ना सर, आप उसका इंटरव्यू लीजिए सर। पीएचडी निश्चित तौर पे पीएचडी कैसा कर लेगा? कोलंबो यूनिवर्सिटी कहाँ, ये कहाँ, इन्होंने स्टडी भी करी है क्या? वो चीज़ मायने रखती है ना। डिस्टेंस लर्निंग कोई भी बैठ के दे दिया होगा, या पैसे के दम पे डिग्री ले ली होंगी। कैसे ले सकते हैं? मतलब देखिए, पीएचडी करने के लिए आपको एमफिल या एटलीस्ट जो है मास्टर्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप डॉक्टर बन पाएंगे, पीएचडी कर पाएंगे। वो कैसा लगाती डॉक्टर आप पूछ लेना, कभी मिलेंगी। निश्चित तौर पे हम तो लेकिन चाहेंगे कि वो हमारे हर बैनर पे डॉक्टर नौहेरा शेख लिखा हुआ मिलेगा। हम तो नौमान चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और अपनी जो सारी सच्चाई है वो दुनिया के सामने बयान करें। तो आपने देखा कि नौमान ने हमें इस पूरा जो हीरा गोल्ड घोटाला है उसके बारे में कितनी ज़बरदस्त, कितनी आंतरिक बातें बताई हैं। ये सारी सूचनाएं अभी तक लोगों के पास में मुहैया नहीं थीं, और अगर हैं भी तो छोटे छोटे टुकड़ों में हज़ारों जगह बिखरी हुई हैं, जिनको नौमान ने हमारे लिए एक जगह समेट कर बताया है। नौमान और उनके जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि वो एक लड़ाई लड़ते हैं और अपनी लड़ाई को, अपने हक़ को एक मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, 5E मीडिया के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नौमान का हौसला बढ़ाइए, उनके पक्ष में निश्चित तौर पर आप सभी वोट करेंगे, आप सभी उनके लिए बयान देंगे, टिप्पणियां करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब तक ये घोटाला जो है ये पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि आइंदा दिनों में कोई भी व्यक्ति इस तरह के घोटालों का शिकार न बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।